जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल इंसाफ फार्मेसी में आपको खुशामदीद। आज जिस दवाई को लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है पायरासिटम। पायरासिटम क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल होती है और इसके क्या फ़वाइद हैं, ये तफ़सीली इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो बहुत दिलचस्प होगी। इसमें आपको रोज़मर्रा की पेश आने वाली ऐसी परेशानियाँ जो बच्चों के हवाले से आपको लाहक होती हैं और आप समझते हैं कि ये मामूली मसाइल हैं, लेकिन हालाँकि वो बीमारी होती है। तो इसलिए आप वीडियो को लाज़मी एंड तक देखिएगा ताकि आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा हो सके। पैरास्टिन सबसे पहले ये मैं आपको दिखा दूँ, ये नोट्रोपिल इस नाम से है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की 1 ग्राम पर 5 एमएल इसकी फ़ॉर्मूलेशन। इसी तरह एक और कंपनी ने अपने नाम से बनाई है सीमेन, लेकिन इन्होंने ब्रैकेट में फ़ॉर्मूला लाज़मी लिखा है, ये शाज़ो फ़ार्मा है, शाज़ो कंपनी है, ये सिरप है 120 एमएल की। अब पेरास्टिन क्या चीज़ है? ये एक केमिकल है जो कि लैबोरेटरी में बनाया जाता है। यूरोप के बाज़ ममालिक में इसको याददाश्त को बेहतर करने और दिमागी अफ़ाल में बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसे आम तौर पर झटकों की बीमारी, मिर्गी, चक्कर आना, डायस्लेक्सिया, डिमेंशिया, शिज़ोफ्रेनिया वगैरह में इस्तेमाल कराया जाता है। आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है कि ये दिमाग के खुलियों और खून की नालियों के फ़ंक्शन को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करती है। अमूमन दिमाग के खुलिये उम्र में ज़्यादती या किसी और बीमारी की वजह से खुलियों के गिर्द दिमाग के जो खुलियाँ उनके गिर्द मौजूद एक झिल्ली सख्त शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से खुलिया अपना काम सही नहीं कर पाता। साइंसदानों के मुताबिक पेरास्टम इस झिल्ली की हालत को बेहतर करती है, जिसकी वजह से खुलिये और दिमाग के फंक्शन में बेहतरी आती है। इस दवाई के कुछ फवायद जो हमारे लिए हैरान कुन है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप भी तफसील से सुने और आप भी इंशाल्लाह हैरान हो जाएंगे ये फवायद सुनकर। ये खोई हुई याददाश्त को बहाल करती है। ये अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर डी सॉरी एडीएचडी नामी बीमारी को खत्म करती है। अब एडीएचडी नामी बीमारी क्या चीज है? ये दिमाग की ऐसी बीमारी है जिसमें किसी खास पॉइंट या किसी खास काम पर तवज्जो या सुकून से बैठना और अपने रवैये पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये बीमारी अमूमन बच्चों और नौजवानों में होती है और बाज़ औक़ात बड़ी उम्र तक भी चली जाती है। ये लड़कियों की निस्बत लड़कों में ज़्यादा होती है। इसका ज़्यादातर शिकार स्कूल के पहले कई साल यानी प्ले ग्रुप तक 5वीं 6ठी तक के बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चों को सबक याद करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसी बीमारी को रोका या इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन अगर किसी बच्चे में ऐसी अलामात पाई जाएं तो पैरास्टम के जरिए मुनासिब हद तक इलाज मुमकिन है। मगर साथ साथ बच्चों पर गुस्सा होने की बजाय इनके पढ़ाने के तरीकाकार पर भी तवज्जो लाजमी देनी चाहिए या फिर पढ़ाने के तरीकाकार को लाजमी तौर पर तब्दील कर लेना चाहिए। इसके अलावा इस बीमारी के मरीज यानी बच्चों में दर्ज झैल अलामतें होती हैं। नाज़रीन, अभी मैं बच्चों के अंदर जो अलामतें इस बीमारी की वजह से होती हैं उनका जिक्र करूंगा। ऐसे बच्चे असातिज़ा यानी टीचर्स या वालिदैन की तरफ से किसी काम को मुकम्मल करने का टास्क देने के बावजूद पूरा नहीं कर पाते। कभी-कभी वालिदैन या टीचर को यह महसूस होता है कि बच्चे हमारी बात को नहीं मान रहे। ऐसे बच्चे हिदायत पर तवज्जो नहीं देते और गलतियां सरअंजाम देते हैं। ऐसे बीमारी वाले बच्चे अपने रोजमर्रा के कामों को भूल जाते हैं और बार-बार एक ही बात अपने वालिदैन, इंस्ट्रक्टर या टीचर से पूछते रहते हैं। ऐसे बच्चे रोजमर्रा के कामों को मुकम्मल करने में कोताही करते हैं। इसके अलावा वो काम जो एक जगह पर बैठकर भी हो सकता हो, उस काम को करने से कतराते हैं, यानी कि एक जगह पर बैठकर काम करने से ये कतराते हैं। ऐसे बच्चे जब कुर्सी या किसी जगह पर बैठते हैं, तो लाज़मी उछलते रहते हैं। इसके अलावा इज़्तिराबी कैफ़ियत में रहते हैं और चीखो-पुकार में रहते हैं। इनको एक जगह पर टिक कर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता और ये खामोशी के साथ हरगिज़ नहीं खेलते, बल्कि ज़ोर-ज़ोर से चीखते रहते हैं। इसके अलावा ऐसी बीमारी वाले बच्चे हमेशा हरकत में रहना, हमेशा दौड़ते रहना या फिर घर में या बाहर मौजूद किसी न किसी चीज़ पर चढ़ने की कोशिश में लगे रहना पसंद करते हैं। जबकि बड़े और नौउम्र अफ़राद हमेशा बेसुकूनी में रहते हैं। तो नाज़रीन, ये वाली बातें अक्सर हम अपने बच्चों में देखते रहते हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये इग्नोर करने के काबिल या इग्नोर करने वाली बातें नहीं हैं। ये एडीएचडी डिसऑर्डर है, इसकी वजह से ये मसाइल होते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बच्चे अगरचा अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हों, मगर फिर भी अपने वालिदा को जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हों, उनको बार-बार कहते हैं कि जल्दी चलाएँ, तेज़ चलाएँ। ये लाज़मी रट लगाए रहते हैं बच्चे। किसी भी मुकाबले में अपनी बारी के इंतज़ार में बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी दिखाते हैं। इसके अलावा जब कोई दूसरा बात कर रहा हो, तो उसके बोलने के ख़त्म होने का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करते और दरमियान में मुदाख़ला ज़रूर करते हैं। इसकी आखिरी अलामत ये है कि जब ऐसे बच्चों से टीचर वालिदैन कोई सवाल पूछें, तो बाकियों की निस्बत बहुत ऊँची आवाज़ में ये जवाब देते हैं।
तो नाज़रीन ये बच्चों की अलामतें हैं एडीएचडी डिसऑर्डर की। अब आ जाते हैं बड़ों में इसकी अलामतें। तो बड़ों में इस बीमारी के मरीज़ किसी जगह पहुँचने में हमेशा लेट हो जाते हैं या अपनी चीज़ें भूल जाते हैं, याद नहीं रहती उनको, परेशानी में हर वक़्त रहते हैं। अच्छा, ऐसे बड़े या अफ़राद लो सेल्फ़ एस्टीम का शिकार रहती हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान जिस ओहदे पर हो, इस ओहदे रुतबे के हवाले से अदम एतमादी का शिकार हो जाता है और यही सोचता रहता है कि मैं अपने दायरा कार में आने वाले काम या जो भी काम मुझे दिए जाएँ या जो भी मेरी एसओपीज़ हैं, वो मैं शायद ना कर पाऊँगा और मैं इस ओहदे के काबिल नहीं हूँ। इसके अलावा ऐसे अफ़राद को कोई भी काम करते हुए परेशानी होती है और अपने गुस्से पर कंट्रोल करने में बहुत तकलीफ़ महसूस होती है। ये मरीज़ मतलब ऐसे बड़े अफ़राद हमेशा जल्दबाज़ी में रहते हैं। ऐसे अफ़राद किसी भी ज़रे का गलत इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कागज़ है उनके हाथ में आ गया, तो उसका थोड़ा-सा टुकड़ा फाड़ के मुँह में रख लिया, चबाना शुरू कर दिया। गत्ता आ गया, उसको चबाना शुरू कर दिया। कोई लकड़ी की चीज़ आ गई, उसको चबाना शुरू कर दिया या माचिस की तीली आ गई, अब कान में दर्द नहीं है, तो कान में मारना शुरू कर दिया। इसके अलावा ऐसी चीज़ें स्टमक बाउंड हो गई, जिस तरह इसका नशा होते करते हैं लोग अक्सर, तो नशे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, उनके आदी हो जाते हैं ऐसी चीज़ों के। तो ये भी इसी बीमारी की अलामतें हैं। इसके अलावा बहुत जल्द गुस्से का शिकार होते हैं, बहुत जल्द फिर बोरियत का शिकार भी हो जाती हैं। ऐसे अफ़राद का ज़हन हमेशा मूड स्विंग मतलब हमेशा इनका ज़हन तब्दील होता रहता है। अगर एक दिन एक काम का इरादा करें तो दूसरे दिन अगर वो काम करना भी हो तो वो नहीं करते, किसी और काम की तरफ मैल हो जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। और इनको अपने ख़ानदान में, अपनी बिरादरी में, ताल्लुकात में हमेशा मसले रहती हैं या उलझाव का शिकार रहते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि इस बीमारी को आजकल एडीडी का नाम दिया गया है, यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। पहले इसको एडीएचडी कहा जाता था, लेकिन 1990 में इसको एडीएचडी का नाम दिया गया। सॉरी, पहले इसको एडीडी का नाम दिया जाता था, फिर 1990 में इसको एडीएचडी का नाम दिया गया। मैं माज़रत चाहूँगा, इसमें थोड़ी-सी मुझसे कोताही होगी। अच्छा, अब ये बीमारी है क्या, कैसे फैलती है? ये बीमारी ख़ानदान में मौसी तौर पर फैलती है। दिमाग में मौजूद केमिकल्स अगर बैलेंस से आउट हो जाएँ, तो ये फिर इसी बीमारी का बाइस बनते हैं। इस बीमारी का कोई टेस्ट नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड, कोई ब्लड टेस्ट, ब्लड एग्ज़ामिनेशन, कोई भी नहीं है। ये डॉक्टर की काबिलियत है, आपके डॉक्टर, फ़िज़िशियन, कंसल्टेंट की काबिलियत है कि वो इसको परख जाए, बूझ जाए और इसकी मेडिसिन देना शुरू शुरू कर दें। अब इन तमाम मसाइल के लिए पैरासिटामोल को दिया जाता है। इसके अलावा पैरासिटामोल को चक्कर के मरीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अफ़राद जो चलने में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, गिर जाती हैं, उसमें भी इसको इस्तेमाल कराया जाता है। ख़ास तौर पर ऐसे अफ़राद जो लेट बोलते हों, बोलने में मसला आता हो, उम्र में बच्चे ज़्यादा हो जाएँ और टाइम पर ना बोल सकें या किसी बीमारी की वजह से बोलना बंद हो जाए, तो उसमें भी पैरासिटामोल को इस्तेमाल कराया जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे अहम बात, सॉरी, डायस्लेक्सिया। डायस्लेक्सिया एक बच्चों में एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में नहीं तो हर दूसरे घर के बच्चों में होती है और माँ-बाप बहुत परेशान हैं इसकी वजह से। ये क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये दवाई बहुत ज़बरदस्त नताइज देती है। अब ये बीमारी है क्या? ये बच्चों की ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा सबक याद नहीं कर पाता या सबक अगर याद कर ले तो उसको सवाल का जवाब जो देना हो वो नहीं दे पाता, किसी और जवाब को वो दोहरा देता है। इसके अलावा अल्फ़ाज़ों की पहचान भूल जाता है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन आपने उसको एबीसी पूरी याद करा दी, तो अगले दिन जब उसे कहेंगे कि ए लिखो तो ए की जगह वो बी लिख बैठेगा। आप उसे कहेंगे सी लिखो तो वो डी लिख बैठेगा। आप उसे कहेंगे कि एबीसी के बाद क्या आता है, तो वो ए लिखेगा, बी लिखेगा और उसके बाद जो अगर सी आना हो तो वो एफ लिख देगा। ठीक है? या हिंसों में भी ऐसे ही करता है। 1-2 के बाद अगर 3 आता है तो वो 3 के बजाय 4 लिख देगा और 4 को कहेगा कि ये 3 है। यानी कि अल्फ़ाबेट की तरतीब को भूल जाना या अल्फ़ाबेट की पहचान ना होना या हिंसों की पहचान ना होना या उसकी तरतीब को भूल जाना, इसे डायस्लेक्सिया कहते हैं। तो इसमें ये बड़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट की हामिल मेडिसिन है। इस दवाई को हमल में इस्तेमाल नहीं कराया जाता और ना ही दूध पिलाने वाली माएँ इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी रोज़ की मिकदार 160 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा अगर 10 केजी का है तो उसको 1600 मिलीग्राम ये दवाई एक दिन में 24 घंटे में दी जाएगी। याद रखें, एक टाइम में नहीं देनी। 1600 मिलीग्राम कम से कम 2 से 3 मुख्तलिफ डिवाइडेड डोज़ों में दी जाएगी या 4 में। मिसाल के तौर पर 4 डोज़ें देनी है तो 400 मिलीग्राम एक टाइम, फिर दोपहर को, फिर असर को, फिर इशा को। इस तरह इस दवाई को दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये था इस दवाई का तरीकाकार, इस दवाई के फ़वाइद, इस दवाई के नुकसानात किन मरीज़ों को नहीं दी जाती और बच्चों में ख़ास तौर पर ये बड़ी इफ़ेक्टिव है। बाकी ये है कि आखिरी बात, आप दवाई हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। पंजाब फ़ार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होने की बुनियाद पर सिर्फ़ मैंने आपको मालूमात देने के लिए दवाई की, इस केमिकल की, इस फ़ॉर्मूलेशन की वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कोई सवाल-जवाब इसके हवाले से करना हो तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछ सकते हैं। बाकी आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपकी मर्ज़ी है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दें।
नहीं करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मेरा काम है मेहनत करना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको मालूमात दे रहा हूँ। जज़ाकल्लाह।